हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4 का पार्ट 6। और आज के पार्ट 6 में हम क्या जानने वाले हैं? आज हम देखेंगे उदाहरण 4.5 और संवेग संरक्षण का नियम। सबसे पहले देखते हैं उदाहरण 4.5। उदाहरण 4.5 में कहा गया है, दो सर्वसम बिलियर्ड गेंदें किसी दृढ़ दीवार से समान चाल से परंतु भिन्न भिन्न कोणों पर टकराती हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ए पार्ट है, इसका बी पार्ट है। ठीक है, तो दो गेंद है, मान लेते हैं जो ये पॉइंट है ये गेंद है। यहाँ पे ये जो गेंद है वो सेम चाल से, यहाँ पे भी उसकी सेम चाल है और इस बी पार्ट में भी उसकी सेम चाल है गेंद की। लेकिन जो गेंद है उसकी चाल तो समान है लेकिन वो भिन्न भिन्न कोणों पर टकराती है। यानी कि आप फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि जो गेंद है वो बिल्कुल बिल्कुल क्या है, आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री से जो है इस डायरेक्शन में जो है यहाँ से यू वेग से जो है वो टकराती है इस बॉल से। लेकिन जो बी डायग्राम है उसमें जो बॉल है वो कुछ इस तरह से जो है एंगल बनाते हुए, कितने का 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस इस वाले बॉल से जो है वो टकराती है। ठीक है, लेकिन चाल दोनों में जो है दोनों की समान है। जो गेंद है उसकी चाल दोनों ही डायग्राम में समान है, लेकिन उसका जो कोण है टकराने का बॉल से वो डिफरेंट है। हमें ज्ञात क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक गेंद के कारण दीवार पर बल की दिशा क्या होगी। ए पार्ट में जो गेंद है वो दीवार पर जो बल लगा रही है उसकी दिशा बताने में, दोनों पार्ट में। ठीक है, सेकंड पार्ट में कहा गया है कि दीवार पर दोनों गेंदों पर दीवार के द्वारा दोनों गेंदों पर लगे आवेग का अनुपात क्या है। और सेकंड पार्ट में ये बताना है कि जो गेंद है उस पर दीवार के द्वारा कितना आवेग लग रहा है, उनका हमें अनुपात बताना है। दोनों दोनों वाले डायग्राम को से निकाल कर उसका अनुपात में बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट को आप कैसे करेंगे? देखिए, आप डायग्राम से देख के ही बता सकते हैं फर्स्ट वाला पार्ट का आंसर कैसे। हमें बताने हैं फर्स्ट वाले पार्ट में कि जो गेंद है वो दीवार पर जो बल लगा रही है उसकी दिशा क्या होगी। तो आप देख सकते हैं क्लियरली, जो फर्स्ट डायग्राम में आप देखे पहले, मान लेते हैं जो गेंद है वो यहाँ पर है, वैसे यहीं पर है गेंद। जब हम उसको इस डायरेक्शन में, जब इस डायरेक्शन में हमने उसको फेंका है, किसकी तरफ? वॉल की तरफ, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? यस, ऑफ कोर्स, आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे बता रखा है ये एक्स डायरेक्शन होती है और ये हमारे पास वाई डायरेक्शन होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक्स जो होता है वो पॉजिटिव साइड वाला होता है और ये हमारे पास नेगेटिव साइड वाला होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो गेंद है वो दीवार पर जो बल लगाएगी वो प्लस एक्स के डायरेक्शन में लगाएगी, यानी कि दीवार जो है वो अभिलंबवत, दीवार के अभिलंबवत जो है वो बल यहाँ पे लगाएगी। इसी तरह से आप बी पार्ट में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉल हमारी है, यहाँ पर जो हमारी बॉल है वो इस डायरेक्शन में भी, इस वाले केस में भी दीवार पर जो है एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो सॉल्व कर दिया है। जस्ट वेट। हमने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि गेंद के कारण दीवार पर लगा हुआ जो बल होगा वो दीवार के अभिलंबवत होगा, और बी पार्ट में भी सेम होगा, दीवार के अभिलंबवत। अब हमें सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि हमें आवेग निकालें। तो पहले हम फर्स्ट वाले डायग्राम के लिए आवेग निकालेंगे। आपने अगर पिछले वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको आवेग निकालना अब आ गया होगा। तो जिस तरह से हमने पिछले वाले लेक्चर में आवेग निकाला था, आवेग कैलकुलेट करा था, उसी तरह से हम यहाँ पे भी आवेग को कैलकुलेट करने वाले हैं। हम जानते हैं कि आवेग का सूत्र क्या होता है, आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। तो हम यहाँ पे पहले संवेग में परिवर्तन ही कैलकुलेट करने वाले। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो बॉल है जब वो दीवार से टकराएगी तो हम जानते हैं कि हमारे पास दो अक्ष होते हैं, दो एक्सिस होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। तो आप बता सकते हैं जो दीवार, जो बॉल है, जब वो इस डायरेक्शन में जाएगी तो क्या वाई की तरफ कोई बल लग रहा है? तो आप बताएंगे कि नहीं, कि वाई एक्सिस की तरफ कोई भी यहाँ पे बल नहीं लग रहा है। तो वाई एक्सिस में हमें जो कैलकुलेट करने पर आएगा वो 0 आएगा, संवेग परिवर्तन का मान। लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं एक्स के लिए मान। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अगर हम पी एक्स आरंभिक देखें, यानी आरंभिक अगर संवेग निकालें एक्स एक्सिस में, तो वो आ जाएगा एम यू। वी नो दैट संवेग का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो ये हो जाएगा यू इसकी चाल है और एम इसका क्या है, द्रव्यमान है। लेकिन अगर हम एक्स में अंतिम वेग निकाले, अंतिम संवेग इसका निकाले, तो हम देखेंगे कि वो समान परिमाण का होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन अलग हो जाएगी।
पहले जो गेंद थी वो इस डायरेक्शन में जो है वो दीवार से टकराई थी, लेकिन टकराने के बाद जो है वो इस डायरेक्शन में वापस आएगी। तो यहाँ पर जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसलिए माइनस एम यू है और आरंभिक में हो जाएगा एम यू। इस तब हम निकाल सकते हैं यहाँ से संवेग परिवर्तन। तो आवेश का जो एक घटक होगा, यानी जो आवेग निकल जाएगा हमारे पास, कैसे निकलेगा? संवेग में परिवर्तन ही निकलेगा, राइट। अगर आप देखें तो अगर हम एक्स एक्सिस में निकालेंगे इसको, तो हम देख सकते हैं कि अंतिम अंतिम दैट इज एम यू, अंतिम माइनस एम यू हो जाएगा, राइट। तो यह इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस टू एम यू, क्योंकि हम जानते हैं कि संवेग परिवर्तन बराबर होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास जो है आवेग का एक्स घटक आ जाएगा और वो आ जाएगा माइनस टू एम यू। और आवेग का वाई घटक तुम्हें पता ही है, जीरो है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी संवेग जो है वो कार्यरत नहीं है। ये हमारे पास ए पार्ट के लिए निकल चुका है। अब हम बी पार्ट के लिए निकालने वाले हैं। बी पार्ट को थोड़ा ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि इस पे हमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ एंगल बनते हुए जो है बॉल टकरा रही है वॉल से। देखिए इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। हम जानते हैं ये जो है ये बॉल की आरंभिक चाल है यू, राइट। जब बॉल से जाएगी इधर तो हम इसको मान लेते हैं डैश डैश करके इसको आगे बढ़ाते हैं लाइन को, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास एक एक्स घटक होता है, एक वाई घटक होता है। तो इसको हम जो यू चाल है इसकी, इसको हम एक्स और वाई के कंपोनेंट में इसको क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये इसका क्या है, एक्स घटक है ही वैसे एक्स घटक इसका ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है हमारे पास यू कॉस थीटा, राइट। कि हमारे पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है यू कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। तो यहाँ थीटा की जगह हम 30 रख देंगे, ठीक है। तो यू कॉस 30 डिग्री। इसका जो y वाला कंपोनेंट हो जाएगा जो कि नीचे की तरफ वर्क करेगा, वो हो जाएगा यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। थीटा मतलब 30 डिग्री। ओके, सो हमने यू के लिए निकाल चुके हैं और इस तरह से हम यू के लिए निकालेंगे, जो कि जब ये बॉल टकरा कर जब वापस जाएगी तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंपोनेंट बनाने हैं। तो हम जानते हैं ये वाला हमारे पास एक्स घटक हो जाएगा जो कि विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस यू कॉस 30, यू कॉस 30 डिग्री। इसी तरह से इसका भी एक घटक हो जाएगा जो नीचे की तरफ लग रहा होगा, सेम, दैट इज यू साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा यू साइन थीटा। तो ये भी हमारे पास यू साइन थीटा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे निकालने वाले हैं क्या, संवेग परिवर्तन। तो पहले हम एक्स घटक निकालते हैं। तो एक्स घटक का जो आरंभिक हो जाएगा वो हो जाएगा एम यू कॉस थीटा, दिस इज एम यू कॉस थीटा। और एक्स डायरेक्शन में जो अंतिम वाला हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस एम यू कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह अगर हम y के लिए निकालेंगे तो y का जो आरंभिक हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस एम यू साइन थीटा। देखो यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि y की नेगेटिव साइड है, ऊपर वाली y की पॉजिटिव साइड होती है और ये हो जाएगी नेगेटिव साइड, इसलिए ये माइनस में आएगा, ओके। तो माइनस एम यू साइन थीटा। और y के लिए जो अंतिम होगा वो भी आ जाएगा माइनस एम यू साइन 30 डिग्री। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें हमें क्या करा, हमें कुछ नहीं करा, बस इसको कंपोनेंट को डिवाइड कर दिया है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। उसके बाद हमने यहाँ पे संवेग को निकाले। अब हम इजीली संवेग परिवर्तन को निकाल सकते हैं। पहले हम एक्स एक्सिस के लिए निकालेंगे और फिर हम वाई एक्सिस के लिए यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो अगर हम आवेग का एक्स घटक निकालें, इससे इन दोनों से अगर आप आवेग का एक्स घटक निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस टू एम यू कॉस 30 डिग्री। अगर आप वाई के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह से हम दे सकते हैं कि हमने दोनों के लिए कैलकुलेट कर दिया है। जब हमारे पास दोनों के लिए, इनके ए पार्ट के लिए भी और बी पार्ट के लिए भी हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आवेग आ चुका है। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था आवेगों के परिणामों का अनुपात यानी रेशो। तो हम इजिली यहाँ से रेशो निकाल सकते हैं। ये हमारा ए पार्ट का था, ये हमारे पास बी पार्ट का था। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/√3। 2/√3 की अगर वैल्यू हम देखेंगे, √3 की वैल्यू क्या होती है, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास अराउंड ऑफ वैल्यू आ जाएगी 1.2। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संवेग संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है वो फर्स्ट लॉ और जो जो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम और तृतीय नियम था, उसकी जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिजल्ट निकल कर आता है वो आता है संवेग संरक्षण। क्या होता है संवेग संरक्षण, जानते हैं इसको। लेकिन उसके पहले हम एक उदाहरण पर चर्चा करते हैं, उदाहरण पर विचार करते हैं। वो उदाहरण है एक बंदूक और एक गोली का। क्या हो रहा है केस में, देखते हैं। हमारे पास एक बंदूक है, उस बंदूक से एक गोली पर छोड़ी जाती है। कोई बंदूक है, उस बंदूक से निकलती है गोली, ठीक है। यदि बंदूक बंदूक से गोली कब निकलेगी, ऑफ कोर्स जब बंदूक उस गोली पर एक फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं कि जो बंदूक है वह गोली पर जो है एक फोर्स लगा रहा है, दैट इज एफ, ठीक है।
न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार हम जानते हैं यदि बंदूक गोली पर फोर्स लगा रहे हैं तो गोली भी बंदूक पे फोर्स लगाएगी। आप अपने डेली लाइफ में, सॉरी डेली लाइफ नहीं, लेकिन आपने देखा होगा जब कोई भी बंदूक को चलाता है तो जब वो जिस जिस क्षण जिस टाइम पर जो है वो बंदूक जो है गोली से निकलेगी, उसी क्षण पर क्या होगा, जैसे ही गोली बंदूक से निकली, जो गोली होगी वो बंदूक पर एक फोर्स लगाती, उसी कारण से जो बंदूक चलाने वाला होता है, बंदूक उसके उस पे क्या है कि पीछे की ओर फोर्स लगता है। जैसे ही उसने गोली चलाई उस पर पीछे की ओर फोर्स लगता है। वो फोर्स कुछ और नहीं बल्कि गोली द्वारा उस बंदूक पर लगाया गया फोर्स होता है, जो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जो है लगता है। लेकिन जो वो फोर्स होगा वो परिमाण में समान होगा, यानी एफ ही होगा वो भी, लेकिन वो विपरीत दिशा में होगा, यानी कि वो हो जाएगा माइनस एफ। ठीक है, तो दोनों बल जो होंगे वो समान समय अंतराल में कार्य करते हैं। हम जानते हैं न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार कि जो दोनों बल होंगे यानी क्रिया और प्रतिक्रिया होगी वो एक ही समय अंतराल में हो रहे होंगे। ठीक है, और द्वितीय नियम के अनुसार हमें जानते हैं कि गोली का संवेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, संवेग परिवर्तन हो जाएगा एफ एफ टी, एफ डेल टी। ठीक है, गोली में संवेग परिवर्तन हो जाएगा एफ टी। इस तरह अगर हम बंदूक का संवेग परिवर्तन निकालें तो वो हो जाएगा माइनस एफ टी। चूंकि आरंभ में देखो अगर आप संवेग परिवर्तन निकालेंगे तो ये जो हो जाएगा टोटल निकाय का वो जीरो आएगा यहाँ से, राइट। हम जानते हैं कि आरंभ में, जब आरंभ यानी इनिशियल, बंदूक चलाने से पहले गोली भी रेस्ट में थी और बंदूक भी रेस्ट में थी, तो उनका संवेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, बहुत जीरो हो जाएगा, क्योंकि उस समय कोई फोर्स नहीं कार्य कर रहा होगा। तो हमें जानते हैं कि जब हमारे पास जो अंतिम संवेग परिवर्तन आया है पूरा निकाय का, निकाय मतलब गोली प्लस बंदूक, उसका जीरो आ रहा है, जबकि आरंभ में भी वो दोनों क्या थे, जीरो ही अवस्था में थी। तो हम ये कह सकते हैं कि संवेग जो परिवर्तन है वो अंतिम संवेग परिवर्तन के बराबर है। जो प्रारंभिक संवेग है परिवर्तन है और जो अंतिम संवेग परिवर्तन है वो दोनों बराबर है। इसी को हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। हम कह सकते हैं पीजी माइनस पीबी बराबर पीजी प्लस पीबी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब पीजी पीजी क्या है, वो बुलेट और गन की बात यहाँ पे करें। गन का जो संवेग है वो बॉल का संवेग जो होगा उसका जो टोटल होगा वो शून्य होगा। यानी हम कह सकते हैं कि गोली बंदूक निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। यानी कि इस उदाहरण से हमें समझ में आना चाहिए कि जो गोली है और जो बंदूक है उसको हमें अलग अलग नहीं देखना है, बल्कि उसको एक निकाय की तरह देखना है, एक सिस्टम की तरह देखना है। तो उसका जो कुल संवेग आएगा वो संरक्षित रहता है। ठीक है, तो अब हम संवेग संरक्षण का नियम को इस तरह से स्टेटमेंट कर सकते हैं कि अन्योन्य क्रिया करने वाले यानी परस्पर क्रिया करने वाले कणों के किसी वियुक्त निकाय, एक पूरा निकाय का जो कुल संवेग होता है वो संरक्षित रहता है अकॉर्डिंग टू संवेग संरक्षण के नियम। इसको आप रॉकेट के केस में दे सकते हैं, जहां पे भी आपको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिखेगा वहां पर आप संवेग संरक्षण के नियम को जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या जाना। हमने देखा कि संवेग संरक्षण नियम के अनुसार दो स्मारकों के संवेग का योग पहले और बाद में शेष रहता है, यानी आरंभिक संवेग बराबर होता है अंतिम संवेग के, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं हो रहा हो। ऑफ कोर्स उदाहरण दे सकते हैं रॉकेट की गति में, लेकिन आवश्यक शर्तें थी उस एग्जाम्पल को समझने के लिए कि आपको त्रिकोणमिति को पता होना चाहिए। आगे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे किसी कण की साम्यावस्था के बारे में और उदाहरण 4.6 को। तब तक के लिए थैंक यू।